इस वीडियो में हम देखेंगे हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति कृषि में विकास की नीतियों को कहा जाता है। कृषि में विकास की जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती है जो उत्पादन में वृद्धि करती है, वह सारी नीतियाँ जो होती है उसे हम कृषि पैकेज प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक प्रयास है या फिर एक सुनियोजित प्रयत्न है, जिसके माध्यम से हम कृषि की उपज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यदि हम देखें तो योजनाओं की सरकार की कई विकास की योजनाएं हैं, उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने के लिए संकल्पित है। कृषि व्यवसाय में सर्वांगीण विकास के लिए वह विभिन्न प्रकार की योजनाओं को गांवों में लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य है समस्त ग्रामीणों को सुविधाएं प्राप्त हो, अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन हो सके गांवों में, देश अन्न उपज में आत्मनिर्भर बने और इतनी अधिक उपज प्राप्त हो कि उसे निर्यात भी किया जा सके, जिससे कि देश को अतिरिक्त आय हो। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अर्थात उपज को बढ़ाने की प्रवृत्ति, इसी प्रवृत्ति से ही कृषि के विकास की अवधारणा जो है वह पनपी है और अनेक प्रकार की सरकार ने नीतियों का निर्माण किया है। और इन्हीं नीतियों को जिसके माध्यम से अधिक अन्न का उत्पादन हो, हम हरित क्रांति के नाम से संबोधित कर सकते हैं। भारत में 1960 के दशक से ही हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन आरंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाली जो नई किस्में हैं, विशेषकर गेहूं की खेती में सिंचाई के उन्नत साधन, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तेज़ी से बढ़ा है और इससे ही हम कृषि की नई नीति या फिर हरित क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति के अंतर्गत कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। किसानों को कृषि की नई तकनीक सिखाई जाती है, साख एवं उत्पादन के नवीन साधनों का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार हरित क्रांति एक तरह से फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की एक क्रांति है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हरित क्रांति के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि हरित क्रांति के अंदर अधिक उपज देने वाले किस्मों का कार्यक्रम या वर्गीकरण किया जाता है और इसका लक्ष्य होता है खाद्यान्न में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आयात को बंद करना, मतलब हम निर्यात कर सके इतनी हमारी फसल उगाने की क्षमता होनी चाहिए, दालों एवं मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना आदि रखा गया है। तो इस प्रकार से अधिक उपज को प्रोत्साहित करता है हरित क्रांति कार्यक्रम। बहुफसल कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं कि थोड़े समय में पककर तैयार हो जाने वाली जो फसलें होती है, जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और सब्जियों की अल्प अवधि वाली किस्में विकसित की गई है तथा फसलों में हेर फेर के नए तरीके अपनाए गए हैं, जिसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से फसलों को अधिक से अधिक मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से तैयार करने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार से अगर हम यांत्रिक खेती को देखें तो देश भर में खेती की पैदावार बढ़ाने, कृषि कार्य संबंधी नीरसता को कम करने और किसानों में सामाजिक आर्थिक असमानता दूर करने के उद्देश्य से विकसित एवं आधुनिक कृषि जो मशीनें होती है वह किसानों को उपलब्ध कराना और यांत्रिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार किसानों को ट्रैक्टर और मशीनें खरीदने के लिए ऋण और सहायता भी देती है और कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जाती है। जो भी नए नए उपकरण होते हैं उस तरीके से इन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी प्रकार लघु सिंचाई पर भी जोर दिया जाता है, क्योंकि वर्षा की अनिश्चितता होती है और
भूगर्भ जल योजनाएं विस्तारित की जाती है, जैसे कि पंप सेट, निजी ट्यूबवेल, फिल्टर पॉइंट, राजकीय ट्यूबवेल आदि का विस्तार किया जाता है। और इसी प्रकार से उर्वरकों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसके लिए नई इकाइयों की स्थापना की जाती है और यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश आदि के नए नए स्तर प्राप्त किए जाते हैं, उसकी खोज की जाती है। और वैसे हम देखें तो हमारे यहाँ पर उर्वरकों का विदेशों से आयात भी कई बार हमें करना पड़ता है। तो हरित क्रांति के अंदर फसलों में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसी प्रकार से विभिन्न निगमों की स्थापना की जाती है, जिसका कार्य होता है उन्नत बीजों की पूर्ति करवाना। और राष्ट्रीय बीज निगम ने अनाज, दाल, तिलहन आदि के प्रमाणित बीज तैयार किए। अच्छी क्वालिटी के कई राज्यों ने अपने बीज निगम भी बनाए हैं। और कृषि के कुशल विकास के लिए कृषि उपकरण, मशीनों और गोदामों की व्यवस्था के लिए कृषि उद्योग निगम की स्थापना भी की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय खाद्य निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, उर्वरक साख गारंटी निगम आदि ने भी कृषकों की सहायता के लिए अपना प्रयास किया है और स्थापित अपने अपने क्षेत्रों में नीतियों को स्थापित की है। इसी प्रकार से कृषि उत्पादन का उचित मूल्य भी निर्धारित किया जाता है, जिससे कि कृषकों को उनका शोषण नहीं हो पाए, उनको पर्याप्त मूल्य मिल पाए अपनी फसल का। तो कृषि मूल्य आयोग बना है, जो सरकार को कृषि उपज के लिए वसूली और खरीद मूल्य के बारे में सुझाव देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि उत्पादन का उचित मूल्य भी हरित क्रांति के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार से शुष्क कृषि का विकास, जैसे कि अगर सिंचाई नहीं होती है तो ऐसे क्षेत्रों में वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थितियां डाली जाती हैं जिससे कि अधिक पानी की आवश्यकता न हो, इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। इसी प्रकार से कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया जाता है हरित क्रांति में। फसलों को रोग और कीड़े मकोड़ों से होने वाली हानि से सुरक्षा की जाती है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है और इसके उद्देश्य से पौधा संरक्षण निदेशालय की स्थापना भी की गई है। और इसका कार्य होता है पर्यावरण के अनुकूल विधियां अपनाना और कीटों पर नियंत्रण करने के लिए जो वैकल्पिक खेती पद्धतियां होती हैं, जैविक उपायों के माध्यम से जो खतरनाक कीटनाशक होते हैं उनके प्रयोग में कमी लाना। इसी प्रकार से भारी टिड्डी और बीमारियों को देश में आने से रोकने के लिए एक पौध संरोधन क्वारंटीन गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसके अंतर्गत घरेलू पौध संरोधन उपायों के जरिए देश में पहले से व्याप्त विदेशी कीटों और बीमारियों पर नियंत्रण करने और उनका सफाई करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाना एक प्रमुख कार्य है। पशुपालन का विकास, कृषि में बहुत ही पशुपालन का पशु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और पशुओं की नई नीति में नस्ल सुधार करना, उनके रोगों की रोकथाम करना, उन्नत नस्ल के पशुओं का विकास करना, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन आदि डेयरी के विकास को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की उचित मूल्य की गारंटी प्रदान करना भी है। इस संदर्भ में जो सरकार होती है वह कृषिगत पदार्थों के मूल्यों के संदर्भ में लागत कितनी आनी चाहिए, मुनाफा कितना होना चाहिए, इस बारे में आयोग को सुझाव देता है, जिसके आधार पर कीमतें तय की जाती है। तो यहाँ हम इस सारी बातों के आधार पर कह सकते हैं कि हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक उपज देने वाली फसलें का विकास होता है, अल्पावधि फसलों का विस्तार होता है, लघु सिंचाई योजना, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग, कृषि निगमों की स्थापना, पशुपालन का विकास
आदि को अपना करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य।